हाय बच्चों, हाजिर है एक बार फिर से हम अपने अगले सेशन में। और आज भी हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के बाकी के प्रश्न, चैप्टर वही ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड में सीधे इनके आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, आप कोई भी गेस ना पढ़ें, कोई भी कुछ नहीं पढ़े, आप केवल मेरा वीडियो देखें और बोर्ड में स्कोर एकदम 70 में 70 कराएं। 70 नंबर कहीं पूछता है, बाकी तो प्रैक्टिकल का कमाल है। 70 में 70 आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। तो जितना मैं करा दूंगा उससे मिलेंगे। जिस टॉपिक से कराऊंगा उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। आइए ज्यादा तारीफ नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेशन में, अगले प्रश्न की ओर। और मैंने 11 तक करा दिया था, आज उसी क्रम में 12वां सवाल है। आइए देखिए क्या है। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड। मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है बच्चों? देखो, पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों। ये सभी जो देख रहे हो ये सभी क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। दीज आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बात करें रिटे टेस्टिस की बच्चों, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद जो ट्यूबुलाई रेक्टाई निकलता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई से फाइन सिलिएटेड डक्ट्यूल्स निकलती है जिसे रिटे टेस्टिस कहते हैं। और ये नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क है ट्यूबुलाई रेक्टाई का। तो ये क्या करता है? रिटे टेस्टिस क्या करता है बच्चा? स्टोरेज ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। गुड। रिटे टेस्टिस क्या करता है बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बनते हैं, एक आता है, देखो ध्यान से कैसे लेट होता है बच्चों समझाने में तुम लोगों को थोड़ा सा। ये तुम लोग जान चुके हो, ये क्या है? ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ऐसे निकलता है ट्यूबुलाई रेक्टाई, स्पर्म लेकर के जहां पे पहुंचता है इसको हम लोग कहते हैं रिटे टेस्टिस। तो रिटे टेस्टिस क्या करता है बच्चों? रिटे टेस्टिस क्या करता है, मैंने आपको वीडियो में बताया है इसके बारे में, तो बस एक ही काम कहेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जा रहे हैं। तो आपको तो बड़े मेन बात है कि एग्जाम पास कराए ढंग से। तो रिटे टेस्टिस स्टोरेज ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये करता है। वासा एफरेंसिया क्या करता है? तो वासा एफरेंसिया क्या करता है बच्चों? तो ये वासा एफरेंसिया क्या करता है? तो देखो ध्यान से, आओ मैं बता ही देता हूं बच्चों, थोड़ा सा देखो। मैं एक टेस्टिस का फिगर बना रहा हूं, क्योंकि बिना बताए फिर हमको भी मन नहीं लगेगा। सेशन हो तो बढ़िया हो, वरना नहीं हो फिर आप क्यों देखेंगे? ध्यान दो। तो ये टेस्टिस का एक सीध है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, अंदर की ओर इन्वेजिनेट किया हुआ है, तो बने हुए हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है छोटे छोटे नेटवर्क, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये क्या है? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये जहां मिलता है बच्चा, यहाँ पे बनता है ये रिटे टेस्टिस नेटवर्क है ये। तो रिटे टेस्टिस यही है। तो कह रहा है कि रिटे टेस्टिस का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बाय सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस ये जो स्पर्म बनाता है इसको स्टोर कर लेता है। वासा एफरेंसिया कितने संख्या है इसकी? 16 से 20। 16 से 20 की संख्या में बच्चों, अब देखो यहां से निकलता है ऐसे छोटे छोटे लाइन फाइन सिलिएटेड वासा एफरेंसिया। देखो 16 से 20 की संख्या में निकलता है ये। तो कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम रिटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। और यहां जब ये मिलती, ये क्या है? ये है वासा एफरेंसिया। और वासा एफरेंसिया जहां बच्चों मिलती है, ये है एपिडिडाइमस। ये क्या है बाबू? ये जहां मिला ये है एपिडिडाइमस। ये भाग देखो, ये सभी यहां से यहां तक, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सभी ये जहां मिल रहे हैं, सब मिला के अपना सिक्रीशन जहां छोड़ रहे हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, अगला है एपिडिडाइमस, स्टोरेज न्यूट्रिशन टू द साइकोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म आके मैच्योर होता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत ही शानदार शानदार सवाल कर रहे हैं हम लोग,
और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। तो एपिडिडाइमस क्या करता है बच्चों? स्टोरेज न्यूट्रिशन टू अ साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो ये एपिडिडाइमस करता है, स्टोरेज करता है स्पर्म को, वहां पे न्यूट्रिशन भी देता है और उसको मैच्योर भी करता है। फिर बच्चों यहां से पुनः एक नली गई हुई है, ये देखो, ये वासा इफ्रेंसिया। ये क्या है? वासा इफ्रेंसिया। ये वासा इफ्रेंसिया है। तो वासा इफ्रेंसिया क्या करता है? वासा इफ्रेंसिया कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा। देखो, तो ये एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा को देता है स्पर्म। तो एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा के पास जो स्पर्म पहुंचाता है वो कौन है? वासा डिफरेंसिया है। ठीक है ना? अब देखो, मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है? तो तुम्हें पता है कि अब यहीं से बच्चों शुरू होता ऐसे एक ग्रंथि, ऐसे तुम्हें पता ही है कि ये क्या है? यूरेटर है। और यूरेटर के नीचे में से तुम आते हो तो बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्शन बनता है। और ध्यान दो, यहाँ होता है समोसे के आकार की क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट के नीचे काउपर्स ग्लैंड, इधर दोनों मिलता है तो क्या बनता है? सेमिनल वेसिकल्स। इससे क्या निकलता है देखो, तो पहला है सेमिनल वेसिकल्स। पहला के बाबू सेमिनल वेसिकल, ये जैसे यहाँ इधर से मिलेगा तो ये नीचे के लाइन से मान के चलो, मैंने फिगर बनाया था, तुम ध्यान इमेजिन कर लेना। ये सेमिनल वेसिकल ऐसे ऐसे, ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है बच्चा? ये सेमिनल वेसिकल्स करता है एक्टिवेट द स्पर्म एंड स्टिमुलेट वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। सेमिनल वेसिकल क्या करता है? स्पर्म को एक्टिवेट करता है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है। इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 2। सेमिनल वेसिकल एक ही होता है, दोनों मिला के बनाते हैं शुक्राशय, एक ही मान एक होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या बच्चों ये भी एक होता है। और एक्टिवेट द स्पर्म न्यूट्रिशन टू स्पर्म एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन। क्या करता है? ये स्पर्म को बेसिक बनाता है, स्पर्म को बेसिक मीडियम बनाता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड समोसे की तरह क्या करती है? ठीक यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित है। और क्या करता है? एक्टिवेट द स्पर्म्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन। इसके बाद में तो कॉपर्स ग्लैंड है, क्या करता है? म्यूकस लाइक सिक्रीशन करता है और लिब्रिकेट्स द पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और पेनिस को इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेट कराता है ना? तो और ये मटर के दाने के समान स्ट्रक्चर है, तो तुम लोग सब समझ गए है ना? सेमिनल वेसिकल्स में क्या क्या होता है तो तुम्हें पता ही है कि क्या क्या इसमें होता है। इसमें फ्रुक्टोज होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, कैल्शियम होता है। ये क्या करता है? ये बेसिक मीडियम देता है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर देता है स्पर्म को। कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? ये लुब्रिकेट्स निकालता है कुछ पेनिस का ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो ये आप समझ गए हैं। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो एक एक लाइन तुम लोग लिख लेना, इस सवाल को लिखना और याद करना, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको समझा दिया हूं, ये समझ भी गए आप। अब आपको याद हो जाएगा ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसका नाम होगा, जिसकी बारी है वह है 13वां प्रश्न। ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ द सेक्शन थ्रू ओवरी। बच्चों ओवरी की डायग्राम हम लोग करेंगे। तो आओ अब हम लोग ओवरी की डायग्राम करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ ओवरी। आओ देखो, एक शानदार सा डायग्राम देखो बच्चों, ये मैंने स्पर्म करा दिया था, स्पर्म तो मैंने करा दिया ना। अब देखो यहाँ पे तुम देखो, क्योंकि एक ही साथ मैंने पीपीटी हम लोग बना दिए थे। अब देखो ध्यान से, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों, ये देखो ओवरी है। ओवरी का आकार पहले बताओ कैसा है? आलमंड शेप का है, बादाम आकार का है। याद रख सकते हो, कच्चा बादाम से आलमंड्स। तो आलमंड शेप का ओवरी कैसा है? आलमंड शेप का है। डायमेंशन भी तुम लोग जानते हो, 3x2x1 मैंने बताया है तुम लोग। अब ध्यान दो बच्चों, तो ये मेजोवेरियम है। इसके बाद देखो ये ओवरी है, ये बड़ा सा ओवरी मैंने बनाया है। अब ध्यान दो, ये ओवरी का जो ओवरी हो, जर्म सेल ऑफ गोनाड कोई भी है बच्चा,
वो बना हुआ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तो नो मैटर कि दिस इज टेस्टिस और दिस इज ओवरी, both the organs are known as primary sex organ, and these organs are formed by a special tissue. This particular tissue is known as what? This particular tissue is known as germinal epithelium tissue. अब इसके अंदर देखो ब्लड वेसल्स बड़े सारे, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। तो ओवरी के आउटर भाग को देखो ऐसे, देखो इस पूरे भाग को तुम स्ट्रोमा कह लो या तुम कह लो कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स है और ये स्ट्रोमा है, मेडुला है। ये कॉर्टेक्स स्ट्रोमा, ये मेडुला है। अब ध्यान दो, यहां देखो ये है प्रो लिखा हुआ है प्राइमोर्डियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल्स। ये देखो एग ट्यूब है, ये देखो एग नेस्ट है, मैंने यहाँ पे oogonia नामक सेल है। अब ध्यान दो, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल भी बोल सकते हो। यहाँ से काउंट किया हुआ है, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, इसे हम लोग कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। अब देखो ये मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल यानी ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। तो 1 डिग्री फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड होता है बच्चों तो क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। यही क्या है? ओवा है, ओवा माइए। अब देखो इसके बाद ये क्या बना देता है? कार्पस ल्यूटियम बना देता है। ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है तो एक नया इंडोक्राइन ग्लैंड बनता है, हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम जब पूरा फॉर्म हो जाता है तो ये निर्माण हो रहा है और यहाँ देखो फुली फॉर्म्ड कार्पस ल्यूटियम पूरा बन गया है। इससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन निकलता है हार्मोन बच्चा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किससे निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। क्या करता है? तो ये करता है बाबू, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और यहाँ देखो बड़े सारे ब्लड इलास्टिक मसल्स है, नर्व सेल्स हैं और ब्लड वेजल्स हैं स्ट्रोमा में। ये रहा तुम्हारी ओवरी। और बच्चों ये जो इनवेजिनेट किया हुआ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ भी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया वहां भी था। और ये देखो बीच में देखो ये जो स्थान बच रहा है इसे हम लोग बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं विसिरल पेरिटोनियम। ये जो जगह देख रहे हो ऐसे जो लाइन है, इस लाइन वाले जगह को बच्चों हम बोलते हैं वाइसिरल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? वाइसिरल पेरिटोनियम बोलते हैं, है ना। तो लगभग मैंने तुम लोग को सारी बात बता दिया फिर से कि ओवरी के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। The middle portion of the ovary is known as medulla, whereas the outer portion of the ovary is known as cortex. Both the gonads are made by the special tissue, and this special tissue is cuboidal epithelium, and they are lined by tunica albuginea also. And there are many Graafian follicles present in the ovary. The first is primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, and Graafian follicles. When the Graafian follicle get ruptured, secondary oocyte comes out, and after the secondary oocyte's formation, Graafian follicle turns into an endocrine gland, and this endocrine gland is known as corpus luteum. And this corpus luteum is a endocrine gland which secretes progesterone hormone, which maintain the pregnancy during the gestation period. शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये ओवरी का फिगर है, आप ढंग से बना लेंगे, एग्जाम में पूछता है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। आओ देखो अगला सवाल।
सब दिख रहा है बच्चों? आ जाओ। अगला है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। 14 नंबर क्वेश्चन। पुनः हम लोग एक देखो ग्राफियन फॉलिकल है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, ये है ग्राफियन फॉलिकल। देखो बच्चों ग्राफियन फॉलिकल, सबसे पहले ध्यान देंगे कि भाई क्या हुआ, तो ध्यान दो ये पोर्शन, ये सेकेंडरी oocyte है, ये वाला सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के बाद बच्चों जस्ट इसके ऊपर में देखो एक मेम्ब्रेन और है, और इसे हम लोग बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसके बाद देखो विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद ये देखो ये वाला मेम्ब्रेन, ये जोना की लेयर है। क्या है? जोना की लेयर है। ऐसे देखो लगातार ऐसे चढ़ा हुआ है, ये जोना की लेयर है, तीसरा वाला। यानी देखो पहला तुम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो बना दे रहा हूं बच्चों में, देखो ध्यान से, क्योंकि वो तो फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो देखो ये फिगर यहां बना, ये देखो इसके अंदर में न्यूक्लियस और ये सेकेंडरी oocytes। तो सबसे पहले तुम समझो कि ये एक प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल पर बच्चों एक लेयर आती है ग्रेनुलोसा की, ऐसे लेयर। तो जब ग्रेनुलोसा की ले, तुम ये फिगर बना, एग्जाम में तुम ये बना देना, वो थोड़ा ज्यादा लेंदी है, वही बात है मैं यहां बता रहा हूं, मैं फिर बता दूंगा, उसको समझा दूंगा, लेकिन तुमको याद भी तो होना चाहिए ना सारी बातें। तो इसी तरह का एक लेयर है ग्रेनुलोसा की, जब चढ़ता है ग्रेनुलोसा की लेयर चारों तरफ, तो बच्चों इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और इस पर एक लेयर आता है थीका की, थीका पर पुनः एक लेयर आता है जोना की। देखो तो सबसे पहले प्राइमरी उगोनिया था, उगोनिया पे ग्रेनुलोसा चढ़ा तो बना प्राइमरी फॉलिकल। क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल पर थीका, ये क्या बोलते हैं, थीका के लिए चढ़ा तो बना सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल पर जब चढ़ा जोना के लेयर तो बना टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के बाद देखो टर्शरी फॉलिकल ही मैच्योर होकर के, टर्शियरी फॉलिकल जब मैच्योर होता है बाबू, तो मैच्योर होता है तो बना लेता है ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल बना लेता है, मैच्योर जो होता है टर्शरी फॉलिकल तो बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो तुम तो यहां तक समझ गए कि ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये क्या 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 लेयर है। अब देखो ध्यान से, इतना हो गया। अब इसके ऊपर में देखो जब चढ़ता है कोरोना रेडिएटा की परत, देखो ध्यान से, खत्म कर देना इसके बाद, ये हो गया कोरोना रेडिएटा की मेम्ब्रेन, ऐसे कमल की तरह खींच देना फूल। ये देखो तुम्हारे सामने तैयार हो गया बच्चा, क्या? एक ग्राफियन फॉलिकल्स। तो तुम ये तो फिगर बना दोगे, नहीं बना दोगे? बोलो ना। गुड। देखो तुम ये फिगर बना देना, तो ये बना दोगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। देखो यहां सब दिया और थीका करके नीचे से दे रहा है, हमने इसको ऊपर से कर दिया, और यही फिगर आप परीक्षा बनाना, इसको छोड़ दो इस डायग्राम को तुम, तो यहां ये बनाना। ये एक ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फिगर है। सबसे पहले तुम्हें बनाना है उगोनिया, उसके ऊपर ग्रेनुलोसा की लेयर, उसके ऊपर
थीका के लेयर, उसके ऊपर जोना के लेयर, उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा के ऊपर लेयर, और तब बन जाता है एक प्राइमरी एक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर। और नीचे में क्या है यहाँ पे, ये सेकेंडरी oocytes है ना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अब आ गया सवाल अगला 15 नंबर, राइट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा फंक्शन है, आओ इसको देख ले। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। देखो प्यारे बच्चों, आ जाओ। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है कार्पस ल्यूटियम, फिर है इंडोमेट्रियम, फिर है एक्रोसोम्स, फिर है स्पर्मटेस और फेम्ब्रे, सबका फंक्शन। तो कार्पस ल्यूटियम तो मैंने कितने बार बता दिया, ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो बनता है। तो आओ लिखा हुआ इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, मैंने बताया तुम लोगों को, विच प्रिपेयर द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। क्या करता है, इंडोमेट्रियम के यूटेरस को प्रिपेयर करता है और इम्प्लांटेशन के लिए, प्लासेंटेशन एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, सो इट मेंटेन द प्रेगनेंसी। बताया था ना कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बच्चों, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कैसे, तो इंडोमेट्रियम की मरम्मत करता है, प्रिपेयर करता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, फिर प्लासेंटेशन होता है, प्लेसेंटा बनता है तब, और फीटस जब नॉर्मल डेवलप करता है तब। कार्पस ल्यूटियम हो गया बच्चों। आगे इंडोमेट्रियम, इट इज द इनर मोस्ट हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर लाइनिंग ऑफ यूटेरस। इंडोमेट्रियम क्या बच्चा, इट इज द इनर मोस्ट हाईली वेस्कुलर। देखो इनर मोस्ट होता है इंडोमेट्रियम, तो पता है यूटेरस में रहता है। ऐसे मैं सब कुछ बता चुका हूं, तुम लोग को देखो ध्यान से यहाँ पे। अब तो तुम लोग को बहुत कुछ बातें याद हो गई होंगी लगातार, तुम लोग देख रहे हो। तो देखो ध्यान से, इट इज द इनर मोस्ट हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर लाइनिंग ऑफ यूटेरस। It undergoes cyclic change during the menstrual cycle and prepares itself for implantation of blastocyst and placenta. तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, लाइनिंग को कंट्रोल करता है। इंडोमेट्रियम क्या है, यूटेरस की लाइनिंग है, इनर मोस्ट है, बहुत ही संवहनीय होता है, ग्लैंडुलर होता है। इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसका होता है डिग्रेडिंग, और यहीं पे ये प्रिपेयर करता है कि ब्लास्टोसिस्ट आकर के इम्प्लांट कर जाए। एक्रोसोम, तुम्हें पता है एक्रोसोम क्या है ना, मैंने बताया था स्पर्म में। एक्रोसोम क्या है जी, एक्रोसोम ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम क्या है बच्चों की, हेड ऑफ द स्पर्म सिक्रेट्स स्पर्म लाइसिन। एक लाइसिन नामक एक मतलब कि एसिड होता है, उसको सिक्रेट करता है, लाइक हाइलुरिनिडेज। ये एंजाइम बच्चों हाइलुरिनिडेज, बहुत बार बार मैं बोलता हूँ इसका नाम, HYALURO, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। तो ये विच डिजॉल्व हाइलोनिक एसिड ऑफ एग लोकली, इसी से क्या होता है, कीमो अट्रैक्शन होता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स भी है, कौन, जो ये तुम्हारा हाइलोरोइंडेज है, हाइलोरोइंडेज या हाइलोरोइंडेज, हाइलुरोइंडेज, क्या कहेंगे, हाइलुरो, खाने आ गया, हाइलुरोइंडेज, 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 which dissolve hyaluronic acid of egg locally, corona penetrating enzymes है ये, and acrosin which dissolve in zona pellucida। तो ये एक्रोसोम क्या होता है बच्चों, हेड ऑफ स्पर्म है, एक एंजाइम रखता है लाइसिन। और लाइसिन कैसा एंजाइम बच्चों, तो एक हाइलुरोइंडेज एंजाइम है, और ये क्या करता है, कोरोना को पेनिट्रेट करता है ना। अब आगे स्पर्म टेल क्या करता है, फ्लैजिला देगा, मूवमेंट देगा। स्पर्म टेल मतलब क्या, फ्लैजिला, इट्स सो लैसिंग मूवमेंट विच प्रोवाइड फॉरवर्ड पुश ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म को मूवमेंट देता है बच्चों,
जितने स्पर्म बनते हैं उसके 40% जो होते हैं ये ज़्यादा गति करते हैं, 60% नॉर्मल सबका होता है, इनके पास ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। फेम्ब्रियाई और क्या फेम्ब्रियाई क्या बताओ, तो जानते हो सब, किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। फेम्ब्रियाई आर फिंगर लाइक processes of fallopian tube which increases the chances of trapping of ovum releases from the ovary। ओवम को ट्रैप करता है, ऐसे मैंने बनाया था फिगर, तो ध्यान होगा कि ऐसा ही फिगर था, जो ओवम को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई ट्रू और फाल्स स्टेटमेंट, ये बनाना है, मैं चेक करूंगा क्लास में। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट इच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। करेक्ट इच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोलाई सेल, ये फॉल्स है कि बच्चों, ट्रू है बच्चों। एंड्रोजन तो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, और बच्चों जो लीडिंग सेल था इंटेस्टिशियल सेल वो न करता है। तो एंड्रोजन आर प्रोड्यूसिंग बाय सर्टोलाई सेल, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल करता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, तो ये फॉल्स है। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोलाई सेल, ये ट्रू है। सर्टोलाई सेल बच्चों न्यूट्रिशन ही देता है, तो दिस इज ट्रू। Leading cell are found in ovary, no, leading cell are found in testes। कहा जाता है बच्चों, ये टेस्टिस में ना होता है, तो ये फॉल्स हो गया। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, दिस इज बिल्कुल ट्रू है, तो ट्रू है ये, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनाता है ये लीडिंग सेल। oogenesis टेक प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, oogenesis occur in the ovary, किसे, स्पर्मेटोगोनिया से, न कि कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम से नहीं होता बच्चा, तो ये ई नंबर क्या है, फॉल्स। ई नंबर क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बच्चों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंड, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। अगर देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है बच्चा। ये आप ये नहीं कह सकते कि हाइमेन टूटा हुआ तो वो लड़की वर्जिन नहीं है, क्योंकि हाइमेन तो बड़े बड़े काम करने से, भारी काम करने से टूट ही जाता है अक्सर, तो बच्चा पार्टी ये भी क्या हो गया, ट्रू। अब पढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, Which hormones regulate menstrual cycle? देखो बच्चों, menstrual cycle क्या है? Menstrual cycle is a series of monthly cyclic changes occurring in the ovaries and female genital tract which prepare the female for fertilization and pregnancy। There is a periodic, अगर आसान भाषा में करना चाहोगे तो ये परिभाषा तुम लिख सकते हो, या मैं जो बोल रहा हूं लिखना, क्या लिखोगे कि देयर इज अ पीरियोडिक शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम इन अ फीमेल प्राइमेट्स विद इन द 28 और 29 डेज साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से बोल रहा हूं, देयर इज अ पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम ऑफ फीमेल प्राइमेट इज नोन एज menstrual cycles। The duration of menstrual cycle is 28 और 29 days। ठीक है ना, देख सकते हो। अब कह रहा है कि विच हार्मोन्स रिलीजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो देखो कौन कौन हार्मोन, जैसे वहां भी था कि कौन कौन हार्मोन्स जो था जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, तो यहां भी देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला हार्मोन है FSH और FSH। FSH ऑफ हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स एडिनोहाइपोफाइसिस और सेक्रेट FSH। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, फिर हाइपोथैलेमस आएगा,
इस पर हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, GnRH लिख लो, चाहे FSH-RF लिख लो, FSH-RF इसके पास रहता है। ये क्या करता है, पिट्यूटरी को पुनः आदेश देता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मटर के दाने के समान, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है बच्चों। पिट्यूटरी को देता है आदेश, ऑर्डर देता है कि अब बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो क्या किया जाए, एक घटना घटाया जाए, और घटना कौन सा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, है ना। तो FSH-RF निकलता है कहां से, हाइपोथैलेमस से, FSH-RF। आप इसको GnRH भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकलता है और ये पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है। फिर पिट्यूटरी FSH निकालता है, ठीक है। FSH क्या करता है, करेंगे FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH ट्रांसफॉर्म वन प्राइमरी फॉलिकल इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल। बच्चों ये प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफर कर देता है FSH, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम इट। और फिर इससे क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। जितने बार बनते हैं फॉलिकल्स, भर भर के एस्ट्रोजन निकलता है कहाँ, ओवरी में। एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। बच्चों एस्ट्रोजन का काम क्या है, तो एस्ट्रोजन बच्चों ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्ट जो ऑर्गन्स है उसको डेवलप करता है, या फिर इंडोमेट्रियम के सिक्रेशन को मेंटेन करता है, या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर फीमेल में लाता है। LH स्टिमुलेट ओवुलेशन। बच्चों तुमसे पूछेगा ओवुलेशन को कौन स्टिमुलेट करता है, तो कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है बच्चों तब LH सर्ज होता है, और इससे क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है ना। तो LH क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है, और ओवुलेशन के ड्यूरिंग द ओवुलेशन पूछेगा तुमसे कौन सा हार्मोन कराता है ओवुलेशन, तो कहेंगे LH। कौन कराता है बच्चा, LH कराता है। अब देखो अगला है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ LH के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, बट प्रमोट फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड सिक्रीशन ऑफ यूटेराइन मिल्क। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये LH सर्ज को कम करता है और फिर से प्रोलिफरेशन के लिए तैयार करता है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। एक सवाल हुआ ये तुम्हारा 17 नंबर इंडोमेट्रियम के बारे में। अब देखो व्हाट इज द पर्चुरेशन, which hormones are involved in induce the parturition। पर्चुरेशन क्या है बच्चों, तो डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर द जेस्टेशन of 36 week or 280 days or 9 months plus minus 7 days is known as parturition. Parturition is influenced by following hormones। और पर्चुरेशन किस हार्मोन्स के द्वारा इंड्यूस होता है बच्चों, तो होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है, तो ये भी निकलता है तुम्हारे इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी बच्चों। तो व्हाट इज द पर्चुरेशन, तो कहेंगे डिलीवरी ऑफ द बेबी। लिखा हुआ है कि पर्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द फुली फॉर्म्ड यंग फ्रॉम द मदर्स यूटेरस आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड। और मैं ही बोल रहा हूं क्या, आराम, इससे थोड़ा और भाषा आसान कर दिया मैंने, तुम लोग लिख लेना इस जो मैं बोल रहा हूं कि डिलीवरी ऑफ द बेबी आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड। और ये जेस्टेशन पीरियड कितना दिन का होता है, 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन, या 280 दिन, या 36 वीक का होता है। और कौन सा हार्मोन्स करता है फैसिलिटेट, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन तो ये लेबर पेन कराता है, और जो यूटेरस की जो मायोमेट्रियम की लाइनिंग लेयर है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन लाता है, जिससे कि पर्चुरेशन को आसानी से आसान किया जा सके। तो ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट द पर्चुरेशन बिकॉज इट वर्क्स ऑन द मायोमेट्रियम। This is the second layer of the uterus, and it promote contraction and relaxation during the pregnancy. By this persuasion happens and labor pain also starts। तो बच्चों हो गया ये तुम्हारा 18 नंबर सवाल भी हो गया। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की ओर। चलो देखो अगले सवाल।
देखो relaxing, देखो in our society the women are often blamed for giving birth to a daughters. Can you explain why this is not a correct? बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो बच्चों कि कैसे बच्चे बनते हैं। हमारी सोसाइटी में महिलाओं को हमेशा बेटियों को जन्म देने का ब्लेम ठहराया जाता है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? आओ मैं बताता हूं इसके बारे में, इसका कॉज। तो थोड़ा सा हमको चाहिए ब्लैंक स्पेस अभिषेक, ब्लैंक स्पेस चाहिए अभिषेक, अभिषेक कुमार। देखो आओ बच्चों, आओ प्यारे बच्चों, एक बार देख लो बच्चों, हमारे हर सेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, और जो 23 पेयर्स लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है बच्चा, इस क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या इसको हम लोग कहते हैं एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम। तो बच्चों ध्यान देंगे, अगर हम फीमेल की बात करें बच्चा, फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास 22, इसमें दो पे दो क्रोमेटिन है, 22 प्लस एक्स, है ना। इसमें देखो पुनः 22 प्लस एक्स, दोनों मिलाकर के 44 प्लस एक्स एक्स, तो 23 हो गया। ये फीमेल की बात कर रहे हैं। ये देखो ये मेल है, और मेल के पास बच्चों दो करेक्टर है, दो प्रकार के हार्मोन है, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। तो प्यारे बच्चों, जब क्या होगा, जब ये और ये मीटिंग कर लेंगे, जब इनका गैमेट बन जाएगा, तो बोलो क्या हो गया, 22 और 22 44, 42 प्लस एक्स और एक्स। तो बच्चों एक्स एक्स तो फीमेल के पास थी, अब ये जो बेबी बनी है, ये बनी है गर्ल चाइल्ड, ये बन गई है गर्ल चाइल्ड। और ये देखो, फिर अगर इसमें और इसमें हो जाए, इसमें और इसमें हो जाए बाबू, यहां देखो, तो अब ध्यान, अगर इसका गैमेट बन जाए तो 22 44 प्लस एक्स वाई। तो चूंकि एक्स और वाई तो मेल का है, तो यहां बनेगा वाई। तो तुम क्या देख रहे हो कि रिस्पॉन्सिबल कौन है? महिलाओं के पास तो बेचारी के पास तो है ही नहीं, ये तो पहले से उसका करेक्टर एक उसमें जो इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम है। तो जिम्मेवार कौन हो गया? मेल। कौन हो गया? मेल। तो ब्लेम नहीं करेंगे फीमेल पर, और वैसे कोई जिम्मेवार नहीं है, 50-50% चांस है वैसे। और ये नेचर का जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो नेचर डिसाइड कर लेती है ना। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग का एक इंपैक्ट है कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है, इसको गर्मी से आने की ताकत ज्यादा है, तो ये ज्यादा जिंदा रहेगा। एक्स क्रोमोसोम मर जाएंगे, मेल का एक्स क्रोमोसोम ही गायब हो जाएगा, तो बिटिया कहां से होगी? ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, समझ जाओ बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग जब एक्स क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर अब हम लोग करेंगे, क्योंकि 50-50% चांस है, लेकिन हम जो सोसाइटी में फीमेल को देते हैं ब्लेम, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो ये तुम लोग समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस सवाल के आंसर की ओर, आया जाए, स्लाइड को लाया जाए। देखो बच्चों,
In our society, the women are often blamed for giving birth to daughters. Can you explain why this is not correct? तो देखो क्या, it is not correct to blame the woman for giving birth to daughters because a female is a homogametic sex. तो उसके पास एक सेक्स था, वो क्या है, होमोगेमेटिक सेक्स है, एंड produces only one type of eggs, each having 22 autosomes. एंड एक्स क्रोमोजोम मैंने बताया अभी तुम लोग को. On the other hand, a male is a heterogametic sex and produce two types of sperms, 50% with X chromosome and 50% with the Y chromosome. उनके पास हेटेरोगेमेटिक सेक्स है. The chromosome, the sex of baby depends upon the type of, देखो यहाँ एक बात, यहाँ देखो इधर जा रहा है, the sex of baby depends upon the type of sperm fusing with the eggs of sex of baby is determined by the father and father, not mother. तो सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन करता है कि एक्स और वाई कैसे क्रोमोसोम करते हैं. ये लिख लेना, उस फिगर को बना देना जो बनाया है मैंने, तो तुमको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा. तुम लिख देना कि गलत है, क्यों, क्योंकि होमोगेमेटिक सेक्स होता है, क्रोमोसोम होता है किसके पास, फीमेल के पास. हेट्रोगेमेटिक होता है मेल के पास, तो मेल जिम्मेवार है, फीमेल नहीं. हालांकि कोई जिम्मेवार नहीं बच्चों, लेकिन हम ब्लेम महिलाओं पे तो कतई नहीं कर सकते. हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? व्हाट यू आंसर? चेंज इफ द ट्विंस बोर्न वेयर फेटर्नल. तुम जानते हो बच्चों कि ओवरी से हर महीना एक ही एग्स निकलता है. ह्यूमन ओवरी प्रोड्यूसेस ओनली वन एग्स इन अ मंथ. इन अल्टरनेट ओवरी, अल्टरनेट ओवरी से हर महीने एक एक निकलता है. अल्टरनेट ओवरी से एक महीना इसमें राइट से, तो एक महीना लेफ्ट ओवरी से निकलता है. दूसरा कह रहा है कि एज द आइडेंटिकल ट्विंस आर मोनोजाइगोटिक आर and are produced from the two part of the same zygote, so only one egg was released from the one ovary. बच्चों जब मोनोजाइगोटिक होते हैं ट्विंस, मोनो देखो तीन प्रकार के ट्विंस होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक फैटर्नल होते हैं और एक साइमेज होते हैं. तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जब जाइगोट जब बढ़ रहा था, जाइगोट का जब क्लीवेज पढ़ रहे थे, तो क्लीवेज पढ़ के दोनों किसी हार्मोन के गड़बड़ीकरण अलग हो गए, तो उस समय मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, है ना. और या आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं. आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों जब होंगे तो भाई भाई एकदम होगा, या तो बहन बहन होंगे, दोनों बेटे होंगे नहीं तो दोनों बेटियां होंगी. आइडेंटिकल ट्विंस के समय भी ओवरी एक ही बनता है. सवाल देखो क्या है तुम्हारा कि हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गिव्स टू बर्थ ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस में बच्चों एक दो क्या होता है कि फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होकर जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट किसी कारणवश, ये जाइगोट किसी कारणवश क्या करता बाबू, ये जाइगोट किसी कारणवश दो भागों में बढ़ जाता है. तो पहले ही सेक्स तो डिटरमाइन हो गया है. तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं चाहे मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं बाबू, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों, ये हमेशा या तो भाई भाई होंगे या तो बहन बहन साथ में होंगे. तो आइडेंटिकल ट्विंस के लिए भी एक ही एग चाहिए, दो एग्स नहीं चाहिए. तीसरा, वुड यू आंसर चेंज इफ द ट्विंस आर वन फ्रेटर्नल? तो तुम्हारा क्या आंसर चेंज होगा कि जब तुम्हारे जब होंगे फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे. फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब होता है बच्चों कि भाई भाई भी हो सकता है, बहन बहन भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, भाई बने नहीं. इसमें कोई भी सेक्स का बंधन है, कोई दो हो सकते हैं. तो एज द फ्रेटर्नल ट्विंस आर डाइजाइगोटिक होते, क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक, एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द टू डिफरेंट जाइगोट which is possible only if two eggs are released from the ovary. हाँ, यहाँ हम कर सकते हैं कि जब बच्चों फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं, तो फ्रेटर्नल ट्विंस कब बनेंगे, फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं जब ओवरी में किसी हार्मोन के इन्फ्लुएंस से दो हो गए हैं, क्या, दो एग्स रिलीज हो गए हैं. अब यहाँ जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं बच्चों, ये भाई भाई भी हो सकते हैं, डिपेंड कि कैसा कैसा फ्यूजन हो रहा है, भाई बहन बहन भाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं.
ठीक है ना। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वे आर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज। तो 6 पपीज के लिए कितने बच्चों, द ओवरीज ऑफ ए फीमेल डॉग मस्ट हैव रिलीज 6 एग। 6 पप्पी के लिए 6 एग्स चाहिए। ईच ऑफ द विच गेट्स फर्टिलाइज एंड सो 6 जाइगोट आर फॉर्म्ड, ईच ऑफ द विच डेवलप इनटू द पपीज। तो 6 पपीज बनाने होंगे तो 6 जाइगोट चाहिए। और ये खत्म हुआ आपका फुली आपका एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन। बच्चे बहुत चीजें हैं, आप पहले हम एनसीईआरटी कराएंगे, बड़े सारी प्रकार मेरे पास आइडिया है, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारा है, ढेर सारा है, आप जानते भी इस बात को हैं, आप जानते हैं इस बात को, क्वेश्चन बहुत सारा मेरे पास है और मैं कराऊंगा भी आपसे। आपको मेरा मतलब है लगातार से चलेगा ही चलेगा, है ना। तो ये आप देख लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि एग्जाम में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अब ये खत्म हो गया, यहाँ पे एनसीईआरटी मैंने करा दिया, सारे क्वेश्चन करा दिया, है ना। तो फुली हम यहाँ कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आपके लेवल का समाप्त होता है। और भी क्वेश्चन आएगा जब पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा, तब 16 चैप्टर, है ना, तब तक पढ़ते रहे। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब कोई रिवीजन ही कर सकते हैं आप, रिवीजन के लिए हम अलग अलग क्वेश्चन लाते रहेंगे कभी कभार, तो उसको पढ़ें और नीट क्लियर करें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, ये हमारा दावा है, क्लेम कर सकता हूं मैं इस वीडियो के साथ, इस डिस्कशन के साथ। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगला हम लोग का जो वीडियो होगा, अगला जो सीरीज होगा वो किसका होगा, वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो हम मिलेंगे जल्द ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब आएगा हिंदी मीडियम बच्चों के लिए पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वीडियो, फिर आपका वीडियो आएगा, ठीक है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।